और हमारा आज का जो मुद्दा है वह है मोइली रिपोर्ट कहां करेगी चोट। जहां छत्तीसगढ़ में दो बड़ी हार और उसके बाद कांग्रेस में भीतर घात ने संगठन को काफी कमजोर कर दिया है। हार के बाद एआईसीसी ने समीक्षा के लिए मोइली कमेटी बनाई। उसकी सोमवार को दिल्ली में अंतिम बैठक हुई। उसकी रिपोर्ट जल्दी हाईकमान को सौंपी जाएगी और उसके बाद पार्टी में बड़े बदलाव हो सकते हैं। यह हम पक्के तौर पर नहीं कह सकते, लेकिन बड़े बदलाव हो सकते हैं। तो फिर आखिर मोइली की रिपोर्ट कहां करेगी चोट। छत्तीसगढ़ में 15 साल का सूखा खत्म कर कांग्रेस 2018 में सत्ता पर काबिज हुई। इन 5 सालों में पार्टी में जमकर अंदरूनी कलह देखने को मिली, जिसके चर्चे रायपुर से लेकर दिल्ली तक हुए। नतीजा ये हुआ कि 5 साल के बाद ही कांग्रेस को वापस विपक्ष में बैठना पड़ा। इतना ही नहीं, पार्टी की अंदरूनी कलह लोकसभा चुनाव में भी हार की बड़ी वजह बनी। लिहाजा आलाकमान ने वीरप्पा मोइली कमेटी बनाई, जिसकी रिपोर्ट में प्रदेश संगठन में बड़े बदलाव के कयास लगाए जा रहे हैं। मोइली रिपोर्ट कहां होगी चोट। दिल्ली में हुई मोइली कमेटी की आखिरी बैठक। छत्तीसगढ़ के नेताओं के साथ हुआ मंथन। कमेटी ने बड़े नेताओं से की 1-to-1 चर्चा। हाईकमान को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। प्रदेश संगठन में बड़े बदलाव के कयास। मोइली कमेटी प्रदेश में कर चुकी है चर्चा। कार्यकर्ता और प्रत्याशियों से जाने थे हार के कारण। मोइली की रिपोर्ट पर होगा संगठन में बदलाव। कांग्रेस संगठन में बदलाव और दिल्ली में हुई इस चर्चा पर बीजेपी जहां जमकर चुटकी ले रही है, तो कांग्रेस का पलटवार सामने आया। शिव डहरिया ने बीजेपी नेताओं के नाम गिनाकर उन्हें आड़े हाथों लिया। पिछले 5 साल जब राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, किस प्रकार से छत्तीसगढ़ के हितों के साथ कुठाराघात हुआ, छत्तीसगढ़ के लोगों को लूटने का काम हुआ। हार पर इनका सिर फुटअव्वल होना है, हो रहा है और आगे भी होगा। हमारी कांग्रेस पार्टी में सर फुटअव्वल की कहीं स्थिति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में सर फुटअव्वल की स्थिति है। हमारे जो भारतीय जनता पार्टी में वरिष्ठ नेता लोग हैं, उनकी पूछपरख खत्म हो गई है और बहुत सारे लोगों को मार्गदर्शक मंडल में छत्तीसगढ़ में भी डाल दिया गया है। जैसे आदरणीय रमन सिंह जी को कहीं पूछपरख नहीं हो रही है। बृजमोहन अग्रवाल जी को तो बेचारे को हटाई दिए, बाहर ही कर दिया। तो आज भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा गुटबाजी की स्थिति भारतीय जनता पार्टी में है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को वापस खड़ा करने मोइली कमेटी की रिपोर्ट को अहम माना जा रहा है। बैक टू बैक 2 बड़ी हार के बाद प्रदेश संगठन में क्या बदलाव होंगे, ये तो मोइली कमेटी की रिपोर्ट ही तय करेगी। फिलहाल रिमझिम बारिश के बीच राजनीति में जमकर बयानों के बम फूट रहे हैं। तो 2 बड़ी हारें जो कि कांग्रेस को मंथन करने पर जिसने मजबूर कर दिया। मंथन हुआ, मंथन का दौर भी बड़ा लंबा चला, उस पर भी हमने कई क्वेश्चंस किए, आखिर मंथन क्यों नहीं कर रही कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस ने मंथन किया। मंथन के बाद एक रिपोर्ट भी तैयार हुई है। हालांकि बंसल न्यूज के कुछ सुलगते सवाल है, क्या मोइली की रिपोर्ट के बाद कांग्रेस में बड़े बदलाव होंगे? सवाल नंबर 1। जी हां, यह बड़ा सवाल है, अहम सवाल है कि क्या इस रिपोर्ट के बाद कांग्रेस में बड़े बदलाव होंगे। अब सवाल नंबर 2 देखिए, क्या रिपोर्ट के बाद हाईकमान प्रदेश संगठन को एक बार फिर से वापस खड़ा कर पाएगा? और सवाल नंबर 3 बड़ा अहम, आखिर कांग्रेस में हार के मंथन से निकला हुआ विष, जी हां, मंथन से विष भी निकलता है, और अगर वो विष निकला तो किसको पीना पड़ेगा? यह बड़ा और अहम सवाल है और इस पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद होंगे। चलिए सबसे पहले उनका परिचय करवाते हैं। हमारे साथ उमेश घोरमोड़ी जी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। अभय नारायण राय जी है, कांग्रेस के प्रवक्ता। अनिरुद्ध दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और चलिए अब मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा सबसे पहले अनिरुद्ध जी आपसे ही। देखिए, एक लंबा अरसा बीता, 2 चुनाव कांग्रेस हारी। इतने लंबे अरसे के बाद 5 साल का वक्त भी कांग्रेस को मिला, लेकिन उसके बाद भी वो कांग्रेस को मजबूत नहीं कर पाई। अब मंथन का दौर चला और एक रिपोर्ट भी तैयार है। सवाल यह है कि यह रिपोर्ट क्या कहीं चोट करेगी, और चोट करेगी तो कहां करेगी? और सबसे बड़ा और अहम सवाल, क्या इस चोट का दर्द या फिर यह हमको सुनाई देगी? देखिए ललित जी, जो आपने कहा कि चोट करेगी, तो ऐसे चोट होने के उदाहरण तो मैं कांग्रेस में बहुत कम देख पाया आज तक। और दूसरी बात जो है, आपने कहा कि मंथन, लगातार मंथन शब्द का इस्तेमाल किया।
कांग्रेस में दो चीजों को मैं गौर करते रहा हूं, मंथन और सर्वे। क्या मंथन और सर्वे का पालन हो पाता है? मैं इस बात पे आऊंगा, लेकिन इसके पहले मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, क्योंकि सर्वे को भी मैंने जोड़ा है। 2013 का विधानसभा चुनाव था और राहुल गांधी जी ने कहा था कि सर्वे के आधार पर टिकटों का वितरण होगा, और पहली टिकट 2013 के चुनाव में जगदलपुर से वहां पे घोषित हुई थी शामू कश्यप। वो जो राहुल जी के पसंद का कैंडिडेट था, हार गए, वो अलग बात है। बाद में जो है वहां पे जिनकी सर्वे रिपोर्ट, जो लोग कमजोर थे, दिल्ली में जाके ऐसा दबाव बनाने में कामयाब रहे कि जो हारने के जो करीब थे, जिनका हारना मतलब तय माना जा रहा था, वो सब टिकट लेकर आ गए। और इक्का दुक्का लोग, नाम नहीं लूंगा मैं, विवाद खड़ा होगा, फसाद खड़ा होगा, एक दो लोगों को छोड़ दें तो जितने दिल्ली में दबाव बनाए थे तो सबके सब हारे चुनाव विधानसभा 2013 का। मतलब अगर कहीं यह है तो फिर सर्वे का फिर क्या मतलब है कांग्रेस में? बात संगठन की है। तो देखिए, जो मोइली जी की बात हो रही है, तो अभी जो कुछ समय पहले ये आपको जो है मतलब जुलाई के फर्स्ट वीक में बैठकें हुई थी, 4 दिन बैठक हुई थी, 11 लोकसभा चुनाव की बात हुई थी। तो उसमें जो है 3 बात बैठक में प्रमुखता से आई थी। वहां पे जो है कि अपना उसमें जो 3 बातें बैठक में आई कि गुटबाजी, भीतरघात और कार्यकर्ताओं की उपेक्षा। गुटबाजी, भीतरघात और कार्यकर्ताओं की उपेक्षा। अगर कहीं 3 इन अहम मुद्दों को लेके अगर कहीं दिल्ली में कोई महत्वपूर्ण फैसला होता है तो ये बैठक जो मैराथन बैठक हुई थी और शिकवा और शिकायतों का दौर था, तब तो उसकी सार्थकता है कि किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। और अगर कहीं निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे तो आज तक जो कांग्रेस में होता आया है फिर वही हो जाएगा। मतलब मैं कांग्रेस की ऐसा कोई टारगेट में रख के यहाँ पे शब्द बाण नहीं चला रहा हूं, बंदूक नहीं चला रहा हूं, आलोचना नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं देखते रहा, एक मीडिया के एक पत्रकार के तौर पर जो मैं देखते रहा, उसका जो है मैं आकलन किया और उसको मैं आपके सामने रखा। बिल्कुल आपने सही कहा, और आपने खास तौर पर 3 शब्दों का उल्लेख किया, गुटबाजी, भीतरघात और फिर कार्यकर्ताओं की उपेक्षा। देखिए तीनों कितने आपस में उलझे हुए हैं और कितना, देखिए तीनों का आपस में कितना संबंध है। कार्यकर्ताओं की उपेक्षा होती है और वहीं पे फिर कई 2 कार्यकर्ताओं के बीच में 2 अलग अलग गुट बन जाते हैं और गुटों में संघर्ष होता है, और फिर निश्चित तौर पर उसका असंतोष हमको चुनाव के दौरान दिखाई देता है। और इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ अभय नारायण जी है। अभय जी, देखिए एक रिपोर्ट बन रही है, अब मैं इसके पीछे के हिस्से पे नहीं जाना चाहूंगा, अब ये तमाम चर्चाएं हो चुकी हैं। अब एक अच्छी बात और अच्छी चीज आपने की कि एक रिपोर्ट बनाई, मंथन किया, निश्चित तौर पर हर पार्टी को करना चाहिए। मंथन के बाद सीधा और 2 टूक सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि क्या एक बड़े बदलाव इस बार हमको देखने को मिलेंगे? देखिए, निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव के जो परिणाम आए वो प्रदेश के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए तो अप्रत्याशित थे, कांग्रेस के लिए ज़्यादा अप्रत्याशित थे। कांग्रेस में लगभग ये मान के चला जा रहा था कि सरकार रिपीट होगी, चाहे हम किसी सर्वे के माध्यम से या जो लोग चुनाव लड़ रहे थे और जो हमारा संगठन था, लगभग ये इसी तैयारी में मान के चल रहा था कि सरकार तो रिपीट होगी। 72 में कुछ सीटें कम हो सकती हैं लेकिन सरकार हमारी रहेगी, और परिणाम उल्टे आए, अप्रत्याशित आए। जबकि हमने 90 में से 22 टिकट काटे थे सिटिंग एमएलए के, जो पहली बार ऐसा देखने में मिला था कि 22 टिकट काटी गई। बहुत सोच समझ के टिकटें का वितरण किया गया, फिर भी कोई ना कोई कमी हमारे संगठनात्मक क्षमता में रही होगी और जनता ने हमें विपक्ष के लायक रखा, हमको 35 सीट दिया। फिर लोकसभा के चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव में भी हमने टिकट का वितरण बहुत अच्छे ढंग से किया। वरिष्ठों को जहां पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव लड़े, तानुदर साहू जी चुनाव लड़े, कवासी लखमा जी चुनाव लड़े, शिव डहरिया जी चुनाव लड़े, वहीं हमने युवाओं को भी मौका दिया। बिलासपुर से देवेंद्र यादव, सरगुजा में युवा उम्मीदवार, हमारे रायगढ़ में युवा उम्मीदवार, कांकेर में हमारे युवा उम्मीदवार, रायपुर में युवा उम्मीदवार, दुर्ग में युवा उम्मीदवार। तो हमने सब तरफ से अच्छी फैसला लिया था। हाईकमान ने भी सर्वे कराया था, प्रदेश के संगठन ने भी सर्वे कराया था, लेकिन यहाँ भी परिणाम जैसे लगातार आ रहे थे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वैसे ही आए। इसलिए जब ये परिणाम आया, पूरे देश में बहुत अच्छी स्थितियाँ रहीं, कांग्रेस की भी और इंडिया गठबंधन की, लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गुजरात, इन तमाम प्रदेशों में अच्छी स्थिति नहीं रही। हम छत्तीसगढ़ की बात करने बैठे तो राहुल जी ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने सभी प्रदेशों के लिए जहां पे एक तरफा हार हुई वहां के लिए कमेटियों का गठन किया। मोइली कमेटी का गठन छत्तीसगढ़ के लिए हुआ और मोइली कमेटी लगभग 3-4 स्थानों में पहुंचकर 11 लोकसभा क्षेत्रों, बस्तर भी गई,
दुर्ग भी गई, राजनांदगांव भी गई, बिलासपुर भी कमेटी आई और संगठन से लेके पूर्व मंत्रियों तक सबसे उसने चर्चा की, युवाओं से चर्चा की, ब्लॉक अध्यक्षों से चर्चा हुई, जिला अध्यक्षों से चर्चा हुई। अब वो कमेटी अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंपने वाली है। उससे पहले दिल्ली में आज वरिष्ठ नेताओं से वो बातचीत कर रही है। वहाँ मीटिंग लगभग दोपहर शाम तक चली है। तो इसकी रिपोर्ट जब जमा होगी, रिपोर्ट सामने आएगी तो दिखेगा। लेकिन ये तो निश्चित है कि हाईकमान ने बहुत गंभीरता से छत्तीसगढ़ के रिजल्ट को लिया, विधानसभा के भी, लोकसभा के भी, और संगठन क्षमता कैसे बढ़े, जनता में हमारी स्वीकार्यता कैसे बढ़े, जिन मुद्दों को हम उठाते हैं उसको हम जनता तक कैसे पहुंचाएं या नहीं पहुंचा पाते तो कारण क्या है, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा हो रही है। देखिए, मंथन के लिए आपने जो बिंदु तैयार किए वो वाकई बढ़िया दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपने सार्थक पहल की होगी इसको लेकर। लेकिन सवाल ये भी है कि जो चर्चाओं का आधार है, क्या आपने वाकई डाउन लेवल के प्रत्येक व्यक्ति से, प्रत्येक कार्यकर्ता से आपकी चर्चा हुई है? उस चर्चाओं का निष्कर्ष क्या निकालेगा उस पर भी मैं आपसे चर्चा करूंगा, और वाकई में क्या गाज गिरेगी कुछ लोगों पर, इस पर भी चर्चा करूंगा। लेकिन चलिए एक प्रतिक्रिया हम उमेश जी से भी हम जान लेते हैं। उमेश जी, आपके संगठन का, आपकी पार्टी का मामला नहीं है, निश्चित तौर पर यह दूसरी पार्टी का मामला है, लेकिन पहली प्रतिक्रिया आपसे जानना चाहूंगा, क्या कुछ कहेंगे इस रिपोर्ट के बारे में? देखिए ललित जी, आपने कहा कि ये हमारे संगठन का विषय नहीं है। निश्चित तौर पे ये कांग्रेस का आंतरिक विषय है, और एक राजनीतिक दल होने के नाते हम भी, चाहे हार हो या जीत हो, हम भी समय समय पर समीक्षा के दृष्टिकोण से हमारे आंतरिक समीक्षा हम करते हैं। और कांग्रेस के अंदर भी, चाहे मौली कमेटी का विषय हो, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का विषय हो, ये समीक्षा चल रही है, और समीक्षा के बाद परिणाम निकल करके आएंगे। उसके आधार पर कांग्रेस का अपना संगठन है, उनकी अपनी कार्य पद्धति है, उसके आधार पर कांग्रेस के अंदर भी निश्चित तौर पे कहीं कोई निर्णय निकल करके आएगा, कांग्रेस कहीं कोई उस दिशा में कार्य करने का प्रयास करेगी। लेकिन चूंकि हम एक दूसरे के मुख्य तौर पर एक विपक्षी दल हैं, आपस में हमारी राजनीतिक तौर पर प्रतिस्पर्धा है, और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, जनता के बीच में भी हम दो एक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल हैं। लेकिन जिस प्रकार से मैसेज निकल करके आ रहा है कि आपसी अंतर्कलह थी, जिस प्रकार से गुटबाजी का विषय हो, भीतरघात का विषय हो, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का विषय हो, और ये बात लगातार निकल करके आती रही है। अभी बीते दिनों धमतरी के अंदर पर इनके प्रदेश के अध्यक्ष माननीय दीपक बैज जी बैठक लेने गए थे। वहां पर इस प्रकार के हालात बन गए कि कार्यकर्ताओं को वो शांत करने की अपील करते रहे, और कार्यकर्ता पलट कर कहे कि हम शांत क्यों रहे, 15 साल हमने लाठी खाई, 5 साल सरकार रही, हमको कुछ नहीं मिला, और कांग्रेस को बर्बाद करने तक के वहां पर बात निकल करके आई। तो इस प्रकार के विषय है। और अनिरुद्ध जी ने जिस प्रकार से गुटबाजी, भीतरघात और उपेक्षा का विषय यहां पर उठाए, ये कोई यूं ही विषय नहीं आ गया। अनिरुद्ध जी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और तमाम राजनीतिक दल को राजनीतिक दृष्टि से यहां पर कवर करते हैं। हम तमाम लोगों के अच्छे बुरे तमाम अनुभव को ये अपने हिसाब से साझा करते हैं, इनका एक अपना अनुभव है। और निश्चित तौर पर जिस प्रकार से अनिरुद्ध जी ने कहा, ये तमाम चीजें निकल करके आई, इसको प्रमाणित करने का काम पूर्व मंत्री आदरणीय अमरजीत भगत जी करते हैं, जो उनका एक मीडिया में बयान आया था। उन्होंने कहा है एक बात समझेंगे आप, बदलाव चाहती थी, अर्थात वो अपने ही सरकार के ऊपर। उमेश जी, एक बात आप समझेंगे कि वो इतना सब कुछ होने के बाद भी वो आप पर आरोप लगाते हुए, आज ही का मैं पढ़ रहा था कि आप तिरंगा यात्रा के दौरान जो वो एक बड़ा आरोप लगा रहे आप पर कि आप वहां तिरंगा यात्रा निकाली है नागपुर से। इतना सब कुछ होने, मतलब कांग्रेस 2 चुनाव हारी है, सब कुछ चल रहा है, मंथन का दौर चल रहा है, लेकिन राजनीतिक रूप से कमजोर इच्छा शक्ति नहीं है वो विपक्ष पे उतना ही, सत्ता पक्ष पर उतना ही जमकर हमला कर रही है। देखिए, मैं इसका जवाब मैं दे देता हूं। राजनीतिक रूप से इच्छा शक्ति का विषय हो, आपस में तेरा मेरा करने, जैसा कि अमरजीत भगत ने बयान दिया था कि तेरा मेरा चल रहा था इसलिए हम हार गए, तालमेल की कमी थी इसलिए हार गए, चाहे उनके खुद के नेताओं के खिलाफ बयान देने का विषय हो या मीडिया में माइलेज लेने का विषय हो, ये कांग्रेस के तमाम नेता केवल बयानवीर हैं। अगर इनमें इतना ही इच्छा शक्ति होती तो ये लोकसभा के अंदर में जो परिणाम आए वो परिणाम नहीं आते। इनमें इतनी ही इच्छा शक्ति होती, अभी अभय नारायण जी कह रहे थे कि
हमने टिकट बहुत अच्छा बांटा। अरे आपके फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के अंदर में आरोप लगे हैं कि एक ही जिला, दुर्ग जिला, वहां से 3-3 प्रत्याशी आपने दे दिया, बिलासपुर के अंदर में दे दिया, भूपेश बघेल जी को तो उसी पर तो अब उसी पर तो मंथन हो रहा है ना। ठीक है, उसी पर तो मंथन हो रहा है, कुछ और निकल करके आते, ये आरोप लगे हैं। और एक महत्वपूर्ण बात ललित जी, इन्होंने 22 लोगों की टिकट काटने का यहां पर जिक्र किया। अरे भाई, उस समय भी ये विषय आ चुके हैं कि 2.5 साल के फार्मूले में जो भूपेश बघेल जी के विरोध में खड़े हुए थे, उनका ही चुन चुन करके टिकट काटा गया था, ये भी आरोप लग चुके हैं। और इनके पूर्व प्रभारी से लेकर के तमाम लोगों के ऊपर टिकट में भी लेन देन के आरोप लग चुके हैं। तो ये तमाम विषय हैं। ठीक, आप जो विषय गिना रहे हैं, निश्चित तौर पर कांग्रेस ने उस पर भी मंथन किया होगा अनिरुद्ध जी, लेकिन सवाल यही है कि क्या वाकई वो धरातल पर दिखाई देगा? क्योंकि अगर रिपोर्ट बनी होगी यानी कि चर्चा की गई होगी, क्या वाकई वो चर्चा सार्थक चर्चा की गई होगी, प्रत्येक कार्यकर्ता से बातचीत की गई होगी, उनकी बात सुनी गई होगी? क्योंकि हम असंतोष और गुटबाजी ये लगातार देखते आ रहे हैं किसी एक व्यक्ति। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि उसके बाद एक कार्रवाई करने से कांग्रेस हमेशा डरती रही है, हमने अलग अलग मुद्दों पर देखा। आपको लग रहा है कि ये तमाम चीजें जो है इस रिपोर्ट के बाद कांग्रेस को खुलकर रखनी चाहिए अपनी? ये सवाल मुझसे है? जी अनिरुद्ध जी। ललित जी देखिए ललित जी, जहां तक के पहली बात तो मैं कहूं कि मैं अभय नारायण जी की बात सुन रहा था तो मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने कहा कि नतीजे अप्रत्याशित आए। हमको लग रहा था सरकार रिपीट होगी और 90 में से 22 टिकट काटने की भी बात की। फिर उन्होंने कहा कि संगठन स्तर पर जो क्षमता की भी बात उठाई, तो कम से कम थोड़ा सा आज खुल के बोले अभय नारायण जी, मतलब तो मुझे आज अच्छा लगा उनकी बातों पे कि मतलब है कि कहीं ना कहीं वो भले वो घुमाकर करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट कोई सीधे तो कर नहीं सकता, लेकिन किसी भी नगर रूप में वो स्वीकार कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है और उनके लिए उनको सलाम भी है मेरा। लेकिन जहां तक के जो है आपने जो बात कही कि इसका असर होगा, मैं पहले ही अपनी जो आपने पहले चरण में जो मुझसे आपने सवाल किया था, तो बात वही है कि क्या हो पाएगा। वो गया एक दौर की जब अविभाजित मध्य प्रदेश के समय में जो दिग्विजय सिंह जी जैसे यहाँ पे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष होते थे पूरे मध्य प्रदेश के, जब छत्तीसगढ़ राज्य नहीं बना था, तो कोने कोने के ब्लॉक स्तर तक चले जाते थे और वहां पे उसका असर होता था। यही बात है कि वो 2 बार के मुख्यमंत्री भी बने और वो, लेकिन जहां तक के देखिए क्या छत्तीसगढ़ की बात है, जब विधानसभा चुनाव हुआ तभी थोड़ा सा सतर्क और संभल जाने की जो है बात वहां पे थी। ये तो बड़ा मन अजीब लगा कि दुर्ग डिवीजन के 3 नेता भूपेश बघेल जी, ताम्रध्वज साहू जी और देवेंद्र यादव जी कहां दूर दूर वहां जाके चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब ये राजनांदगांव से भूपेश बघेल जी चले गए, खैर वहां पे अच्छा चुनाव लड़ा, उससे कहीं नहीं। ताम्रध्वज साहू जी चूंकि महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में साहू मतदाताओं की जो बहुतायत है और है भी, तो ताम्रध्वज साहू जी दुर्ग से वहां चले गए। फिर अगर कहीं गए तो क्यों हार गए भैया? ये तो बहुत चिंतन का विषय है और इसमें निष्कर्ष पे पहुंचना चाहिए। देवेंद्र यादव जी, मतलब बिलासपुर से उनका कहीं कोई संपर्क नहीं है, आखिर वो बिलासपुर में चुनाव हारे। और एक गलती भारतीय जनता पार्टी ने भी की लोकसभा चुनाव में, सरोज पांडे जी जो दुर्ग की कद्दावर नेत्री हैं, उनको वहां पे कोरबा में डॉक्टर चरणदास महंत जी की धर्मपत्नी श्रीमती ज्योत्सना महंत जी के वहां पे उनके सामने जाके उतार दिया गया। तो ये जो इस तरीके के जो दांवपेच है भाई, राजनीति दांवपेच स्वाभाविक होती है और होना भी चाहिए, लेकिन एक दूरदर्शिता भी होनी चाहिए ललित जी। बिल्कुल आपने सही कहा कि रणनीति, क्योंकि कई बार जीतने के लिए रणनीति बनाता, कोई हारने के लिए नहीं बनाता, ये तो बात सही है। और कई बार रणनीतियां फेल भी हो जाती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या उस पर काम होगा, क्योंकि मंथन तो हो रहा है। अभय जी देखिए, समुद्र मंथन भी हुआ, विष निकला, शिवजी ने उसको धारण किया। कई बार ऐसा भी होता है कि गलती न होते हुए भी बहुत कुछ झेलना पड़ता है। अगर मान लो बड़े और सीनियर नेताओं पर भी गाज गिरती है, ऐसे में आपको लगता है, क्योंकि देखिए कड़क और महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए कांग्रेस को अभी जरूरी भी है, इससे पहले हमने देखा कांग्रेस मजबूती के साथ निर्णय नहीं ले पाती, आपको एक कड़क निर्णय लेने भी पड़ेंगे, क्योंकि ऐसे में विष निकलेगा। विष कौन पिएगा? निश्चित रूप से मैं अनिरुद्ध जी को नमस्कार करता हूं कि मेरी बातों को उन्होंने तर्क सहित समझा, क्योंकि सच्चाई स्वीकार करके ही कोई बात की जा सकती है। रही बात, मोइली कमेटी बनी है, उसकी रिपोर्ट जमा होगी और उस रिपोर्ट पे कार्रवाई, अगर कमेटियां बनेंगी, जमा होंगी और कार्रवाई नहीं होगी तो फिर कमेटी बनाने का कोई अर्थ रह नहीं जाएगा। और विष पीने की जहां तक बात है, तो जो अमृत पिएगा वही विष पिएगा। अगर कहीं पे ये बात आती है कि बड़े नेताओं के कारण हुई, संगठन और सत्ता के विवाद में हुआ, या किसी कारण से हम सत्ता और संगठन को एक साथ चलाने में सफल नहीं रहे, तो जो भी चीजें आएंगी
उस पर कार्रवाइयां तो होती हैं और कार्रवाई करने का अपना तरीका होता है। भारतीय जनता पार्टी का अपना तरीका होता है, कांग्रेस का अपना तरीका होता है। अभी आपने देखा मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी जी अध्यक्ष बनाए गए, एक नया उमंग, नेता प्रतिपक्ष भी नए बनाए गए। इस तरह से बहुत सारे प्रयोग हिंदुस्तान में कांग्रेस के हुए हैं और सफल हुए हैं। कर्नाटक में सरकार आई, तेलंगाना में सरकार आई, बहुत सारे प्रयोग हाईकमान ने अपने कमेटियों की रिपोर्ट के माध्यम से की है। तो मैं तो उम्मीद करूंगा कि छत्तीसगढ़ में संगठन मजबूत है। छत्तीसगढ़ में हम 5 साल सत्ता में रहे, छत्तीसगढ़ में हमारी योजनाएं स्वीकारी गई, छत्तीसगढ़ में हमारे पास चेहरा था, लेकिन कहीं ना कहीं कोई कमजोरी दिखी और वो कमेटी उसको निकालती है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उमेश जी कमजोरी तो उनको दिख गई, अगर उसको मजबूत करेंगे, जब तक वो कमजोर है तब तक बीजेपी मजबूत है, लेकिन अगर उन्होंने कमजोरी को दूर कर दिया तो फिर बीजेपी के लिए चुनौती बढ़ जाएगी। देखिए अभय नारायण जी आज मुझको बड़े फॉर्म में लग रहे हैं, लुक वाइज भी मुझको बड़ा प्रभावित कर रहे हैं। एक नए फ्लेवर, एक नए क्लेवर के साथ आज मैं अभय नारायण जी का वक्तव्य सुन रहा हूं और किस प्रकार से उन्होंने बातों बातों में इस कमेटी की रिपोर्ट आने की मांग भी कर दी और किस प्रकार से जीतू पटवारी जी का उदाहरण दे करके छत्तीसगढ़ में भी क्या किसी परिवर्तन की मांग अभय नारायण जी यहां पर कर गए, ये निश्चित तौर पर आपके लोकप्रिय चैनल के दर्शक जरूर समझ गए होंगे। और अभय नारायण जी को और कांग्रेस को बस इतना मैं कहना चाहूंगा अपने अंतिम 2 लाइन में कि कागज का है लिबास, चरागों का है शहर, कागज का है लिबास, चरागों का शहर है, चलना जरा तुम संभल के क्योंकि तुम नशे में हो। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात। लेकिन उमेश जी ये सभी पार्टियों पर लागू होती है। आज आप जीत का सेहरा बांधे हुए हैं, कल को आपको भी इससे जूझना पड़ेगा, क्योंकि एक समय यह भी था कि कांग्रेस के हाथ में सत्ता थी 5 साल तक। लेकिन आपने बात बहुत पते की कही और ये तमाम लोगों पर लागू होती है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका उमेश जी, आपका भी अभय जी, आपका भी अनिरुद्ध जी, आपका भी। समय मेरे पास इतना ही था, लेकिन निश्चित तौर पर यह हाईकमान का दाव है, दिल्ली में अटका है। लेकिन बड़ी बात है कि इस रिपोर्ट पर क्या वाकई बड़ी कार्रवाई होती है और बड़ी कार्रवाई में कोई बड़ी गाज गिरती है और उसके बाद क्या वाकई होती है, क्योंकि कांग्रेस में निश्चित तौर पर एक बड़ी कार्रवाई की जरूरत है और उसके बाद एक बार फिर से संगठन खड़ा हो सकता है, कोई भी पार्टी खड़ी हो सकती है। तो बहरहाल ये हमारी आज खास पेशकश मूली रिपोर्ट, कहाँ होगी चोट, फिलहाल के लिए इतना ही। लेकिन कहीं मत जाएगा, क्योंकि आगे देखिए कहाँ पटरी से उतरी ट्रेन और एमपी के किस शहर के मिशनरी स्कूल में हो रहा है धर्मांतरण, और इसके अलावा भी कई बड़ी खबरें होंगी। हमारा खास बुलेटिन प्राइम टाइम नए अंदाज में हमारी सहयोगी अनुपमा के साथ।